हाय। ये एक डेमो वीडियो है हमारे iGuruji एप्लीकेशन का जो हिंदी मीडियम का कोर्स इम्यूनोलॉजी का है उसके लिए, जो कि मुख्य रूप से आपको CSIR नेट या कोई PSC एग्जाम्स जो आपके अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र, जहाँ पर कि आपका हाथ तंग है किसी भी तरह से अंग्रेजी में, तो उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इम्यूनोलॉजी के इस वीडियो में मैंने बेसिक एक वीडियो नंबर 2 से शुरू किया, क्योंकि जस्ट आइडिया देना था कि किस प्रकार से हमारे नोट्स कार्य करते हैं। ये जो नोट्स हैं बेसिकली इसको बोलते हैं वीडियो प्रिंट्स। आपका एक वक्त, बहुत बड़ा वक्त, अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो लिखने में स्क्रीन टाइम बढ़ने में चला जाता है। कई घंटों तक स्क्रीन के ऊपर देखकर नोट्स बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है ऑनलाइन क्लास में। हमने उसका एक तरीका उल्टा निकाल लिया। हमने कहा कि नोट्स हम आपको पहले देते हैं और उसके ऊपर आप क्लास करते जाओ। तो ये उसी प्रकार की क्लास है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, और इसके ऊपर आप एक बार काम करके देखें कैसा लगता है। आप मुझे अपना फीडबैक जरूर भेजें। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अगली बात हम करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट रोधकता। विशिष्ट रोधकता बेसिकली हमारा जो पर्पस है वो इसलिए है कि जो आपकी अविशिष्ट रोधकता, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है, वो सभी तरह की चीजों को रोकने में सक्षम नहीं है। हमें विशेष प्रकार की एक सुरक्षा कवच की आवश्यकता होती है, जिसमें अनेक प्रकार की प्रतिरक्षी क्रियाएं घटित होती हैं, और ये सभी तरह की प्रतिरक्षी क्रियाएं लिम्फोसाइट नामक कोशिकाओं की वजह से होती है। ये लिम्फोसाइट नामक कोशिकाएं विशिष्ट प्रकार के बाहरी कारक और या एंटीजन को पहचानती हैं। इनको नष्ट या उदासीन या निष्कासित करने की संपूर्ण प्रक्रिया का वहन करती हैं। एंटीजन का निष्कासन जो किसी लिम्फोसाइट के माध्यम से होता है, वो या तो प्रत्यक्ष रूप से उनको नष्ट करेंगे, जिसका नाम हम कुछ अलग तरह की लिम्फोसाइट देंगे, या वो हो सकता है विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडीज का निर्माण करेंगे। जब वो प्रत्यक्ष रूप से नष्ट करती है, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी, जिसका संबंध होगा टीसी कोशिकाओं से। विशिष्ट एंटीबॉडी जो मुख्य रूप से बी सेल द्वारा जिनका निर्माण होगा, निर्धारित होंगी, उनकी एक अलग तरह की प्रक्रिया है, जो मैं अगले कुछ वीडियोस में अलग अलग स्थानों पर आपसे विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाला हूँ। बात शुरू करेंगे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो विभिन्न प्रकार के बाह्य कारकों के संपर्क से बनती है, और जब ये संपर्क में हमारी कोशिकाएं आएंगी तो प्रक्रियाएं कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं करेंगी। ठीक है। ये जिन जिन चीजों के लिए ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, हमारी कोशिकाएं उत्तेजित होंगी और विशेष प्रकार की प्रक्रियाएं करेंगी, तो उन सभी बाहरी कारकों को बोला जाता है इम्यूनोजन। ये इम्यूनोजन हो सकता है किसी माइक्रोब के शरीर का कोई अंग हो, ये हो सकता है कोई मैक्रोमोलिक्यूल जो हम भोजन के माध्यम से लेते हैं वो हो, ये हो सकता है कोई वैक्सीन हो जिसकी वजह से हमारे प्रतिरक्षा तंत्र उत्तेजित हो जाता है और विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करने लगता है। अलग अलग तरह की जो इम्यून रेस्पॉन्सेज हैं, जो प्रतिरक्षी क्रियाएं हैं, उनके दो कंपोनेंट्स होते हैं और चार एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जिसको हम बोलेंगे आवश्यक गुण। दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि जब कभी भी कोई पहली बार संपर्क में आएगा इम्यूनोजन हमारा शरीर, तो जो प्रतिक्रिया देगा हमारा इम्यून सिस्टम, उसको बोला जाता है प्राइमरी रेस्पॉन्स। सेकेंडरी रेस्पॉन्स, ये आपका पहला एक्सपोजर हो गया और आपने कहा कि इसको ऊपर उठने में लगभग ये 4 से 5 दिन लगे, और 7वें दिन तक आते आते ये अपने पीक पर पहुंचा, तो ये संपूर्ण प्रक्रिया हो गई आपकी प्राइमरी रेस्पॉन्स। लेकिन यही चीज अगर मैं सेकेंडरी रेस्पॉन्स के सेंस में बोलता कि कुछ दिन बाद अगर यही एक्सपोजर इस मिस्टर एक्स नाम के इम्यूनोजन का होता, तो ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया हो सकता है 2 दिन के अंदर ये ऊपर उठता और ये ऐसे पहुंच जाता, और ये जो प्रक्रिया है थोड़ा और ऊपर तक पहुंचती है। मैंने इस तरह का ग्राफ बनाया था, यहां पर मैंने लिखा था इम्यून रेस्पॉन्स, और यहां पर लिखा था मैंने समय। तो जो सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होगी उसको हमेशा समय कम लगेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में जो सेकेंडरी और ये प्राइमरी, जो पहली बार एक्सपोजर हुआ तो कोई मेमोरी वगैरह नहीं थी। जो इन्फेक्शियस एजेंट या इम्यूनोजन था, उसके साथ पहली बार ये संपर्क में आया था। लेकिन उसी इम्यूनोजन का दोबारा से संपर्क में आया तो मामला हुआ, तो मेमोरी पहले से बनी हुई है,
और उसकी वजह से सेंसिटाइज लिम्फोसाइट जो हैं वो पहले से तैयार बैठी हैं, उन्होंने फटाफट से सारी इम्यून रेस्पॉन्स को चालू कर दिया। तो आपका जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, उसके दो कंपोनेंट हो गए, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। चार इनके आवश्यक अंग हो गए, चार आवश्यक गुण हो गए। नंबर वन, विशिष्टता। हर इम्यूनोजन के लिए हर इम्यूनोजन के लिए ये विशिष्ट प्रकार की प्रक्रियाएं करेंगी, ये हमेशा एक विशिष्ट प्रतिक्रिया देंगी। इस वजह से इसके अंदर विविधता होगी, चूंकि हर एक इम्यूनोजन के लिए एक विशिष्ट कोशिका है, विशिष्ट ग्राहक है जिसको आप रिसेप्टर बोल रहे हो, विशिष्ट कोशिकाएं हैं जो कार्य कर रही हैं। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, हर तरह की चीज के लिए अलग तरह की कोशिका होगी, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। मेमोरी बनना, यानी कि इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। एक बार अगर इन्फेक्शन हो गया, जैसे हमने बोला प्राइमरी रेस्पॉन्स आ गई, तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स ही आएगी अगली बार। ऐसा नहीं हो सकता कि अगली बार वो दोबारा प्राइमरी से शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इम्यून सिस्टम है याद रख लेता है, ये कहता है कि भाई मैंने पहले इसका एक्सपोजर हो चुका है, मुझे याद है कि ये कौन है, इसके खिलाफ मुझे किस प्रकार की अभिक्रिया देनी है या किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है, वो मुझे पूरी तरह से याद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी जिसको आप बोलते हो, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में बहुत आसानी से रिकॉग्निशन कर सकता है कि भाई ये अपना है या पराया है। मजे की बात, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी है, जिसको आपने इन्नेट इम्यूनिटी कहा था, उसके अंदर भी सेल्फ नॉन सेल्फ का रिकॉग्निशन होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको आप यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इवन स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन होता है उसमें। लेकिन ये तीन चीजें नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा विशिष्टता नहीं होती, सबके लिए एक ही तरह रिएक्शन करेगा। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपके हाथ पर चोट पहुंचाई तो लाल उससे भी पड़ेगा, मैंने आपको डंडे से मारा तो लाल उससे भी पड़ेगा, मैंने आपको बेल्ट से मारा तो भी लाल पड़ेगा, मैंने आपको लोहे की रोड से मारा तो भी हो सकता है लाल पड़ जाए। कोई विशेषता नहीं है, लाल पड़ गया भाई, चोट लग गई। ठीक है, लेकिन सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन, इस इन्नेट इम्यूनिटी का आपको ध्यान रखना है, उसके अंदर होता है। फिर हम एंटीजन के संबंध में बात कर लें कि जो एंटीजन के उभाषण से जब विशिष्ट लिम्फोसाइट का उत्पादन होना शुरू होता है, और या विशिष्ट लिम्फोसाइट से मेरा मतलब होगा, जो आगे की तरफ मैं बात करूंगा, कि टी हेल्पर सेल या टीसी सेल्स या विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी जो कि बी सेल के माध्यम से उत्पादन होगा, उसके उन क्षमताओं के आधार पर हमारी जो इम्यूनिटी है वो दो प्रकार की होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। आप इसको यूं कहें कि आपके सामने एप्पल रखा हुआ है, A4 एप्पल। आपने अगर एप्पल सीधे के सीधे खा लिया तो इसको बोलते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। मजे की बात है, परिभाषा भी यही है कि इस प्रकार की जो सक्रिय रोधकता है एंटीबॉडीज के कारण होती है, और एंटीबॉडीज प्रत्यक्ष रूप से सीधे सीधे बाहर से प्रवेश करने वाले एंटीजन के ऊपर जाएंगी और वहां जाकर चिपक जाएंगी। यहां इनको उस एंटीजन के अंदर किसी भी प्रकार के परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो एंटीबॉडीज हैं वो गामा ग्लोबुलिन्स होती हैं। इसके ऊपर प्रश्न बन जाता है कि एंटीबॉडीज किस प्रकार के ग्लोबुलिन है। गामा ग्लोबुलिन है भाई। गामा ग्लोबुलिन कहां पर रहते हैं? रक्त के प्लाज्मा प्रोटीन का अंश हो, और अगर और आसान आसान शब्द भाषा में बोलोगे तो ये हमारे सीरम का हिस्सा है। दो चार शब्द आप ध्यान दीजिएगा, ब्लड, प्लाज्मा, सीरम और लिम्फ, ये चार तरह के शब्द चलते हैं। ब्लड में से अगर आपने सभी आरबीसीज को हटा दिया, ब्लड में से अगर आपने सभी आरबीसीज को हटा दिया तो इसको कहा जाता है लिम्फ। ब्लड में से अगर आपने सभी तरह की कोशिकाओं को हटा दिया तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। अगर आपने प्लाज्मा में से सभी तरह के क्लोटिंग फैक्टर को हटा दिया तो इसको बोलते हैं सीरम। या आप प्लाज्मा को एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हो कि आपके लिम्फ में से सभी कोशिकाओं को हटा दोगे, बची कुची कोशिकाओं को भी, तब भी इसको प्लाज्मा ही कहने वाले हो आप। तो ब्लड में से सभी कोशिकाएं हटा दी जाए या लिम्फ में से सभी कोशिकाएं हटा दी जाए तो जो बचेगा वो होगा ग्राउंड सब्सटेंस, उसको बोलते हैं प्लाज्मा। नाउ
सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी यानी कि एक तरह की कोशिकाएं तो आपके एंटीजन को रिसीव करें, आपसे एंटीजन से कहें भैया आजा, फिर किसी तश्तरी में उसको सजाएं, काट के छील के सजाएं और सजाकर आवाज दे दें कोशिकाओं को कि आ जाओ तुम इसको स्वीकार करो। और कुछ कोशिकाएं भागी भागी आए जिनको हम बोलेंगे या तो टीसी सेल्स या टी हेल्पर सेल, और ये इस एंटीजन को स्वीकार करें। यहाँ इस ग्राही का नाम होगा, इस प्लेट का नाम होगा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मैंने कोई भी स्पेसिफिक नाम अभी तक नहीं लिखा है। अगर इस तरीके से एंटीजन कोशिकाओं के अंदर जा रहा है जिनको हम बोल रहे हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल या न्यूक्लिएटेड सेल, इस तरह की दो घटनाओं पर मैं बात करूंगा कि एंटीजन हो सकता है बाहर से आए या एंटीजन अंदर के अंदर से आ जाए। बहुत आसान भाषा में बात कर रहे हैं। तो एंटीजन की प्रोसेसिंग हो रही है, शब्द ध्यान रखना कि एंटीजन की प्रोसेसिंग हो, और एमएचसी नामक जो रिसेप्टर हैं, एमएचसी नामक के जो मॉलिक्यूल है उनके साथ इनको सेल कोशिका की सतह पर दिखाया जाए, और आपकी जो टी सेल्स हैं वो भागी भागी हैं इसको रिकॉग्नाइज करें। तो ये जो सारी की सारी घटनाएं होंगी इसको आप बोलोगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। क्या अंतर है दोनों में? हमने कहा ह्यूमरल इम्यूनिटी की जो प्रतिरक्षा है वो कुछ महीनों तक उपस्थित रहती है, जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की जो इम्यूनिटी है वो कई लंबे समय तक रह सकती है, सालों तक रह सकती है। इसका मुख्य कारक रहेगा आपका बी लिम्फोसाइट, लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स को भी अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो मैक्रोफेजेस को भी डाल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमरल इम्यूनिटी की जो परिभाषा देंगे कि जब किसी एंटीजन को प्रत्यक्ष रूप से रिकॉग्नाइज किया जाए और उसके खिलाफ प्रतिक्रिया की जाए, यानी कि बिना किसी मीडिएशन के। जबकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हम देख रहे हैं कि एंटीजन को पहले किसी कोशिका में लिया जा रहा है, वो या तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है या कोई न्यूक्लिएटेड सेल है, न्यूक्लियस जिसके अंदर पाया जाता हो, और उसके ऊपर पाए जाने वाले एमएचसी मॉलिक्यूल्स इसको अपने सतह पर दर्शाते हैं, और इस प्रकार की टीसी कोशिकाएं या टी हेल्पर कोशिकाएं आकर इसको पहचानती है, हाँ भाई इसके खिलाफ हमें प्रतिक्रिया देनी है। तब इसको बोला जाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो कि टी लिम्फोसाइट द्वारा प्रेरित होती है। इसमें मुख्य कारण, मुख्य जो उत्पादन होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है एंटीबॉडीज का उत्पादन, और यहाँ पर लिम्फोकाइंस या और अच्छे शब्दों में हम बोलेंगे साइटोकाइंस, और अच्छे शब्दों में बोलोगे तो इंटरल्यूकिन्स का उत्पादन होता है। यहाँ जो प्रतिरक्षा है वो रक्त, प्लाज्मा, लसिका और म्यूकस स्त्राव की उपस्थिति में होता है, इनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। और यहाँ रक्त और लसिकी ऊतकों में यानी कि लिम्फोइड टिश्यू के अंदर ये सब कुछ घटनाएं घटित होती हैं, या तो रक्त में होंगी या लिम्फोइड टिश्यू के अंदर होंगी। मुख्य रूप से जीवाणुओं के विरुद्ध या जीवाणुवीय टॉक्सिन जो कि हमारे शरीर में मुक्त रूप से स्त्रावित हो रहे हैं, मुक्त रूप से तैर रहे हैं, उनके खिलाफ, या किसी दैहिक तरल की उपस्थिति में वायरस को नष्ट करने के लिए होती है। विशेष रूप से ध्यान रखना इस लाइन का, वायरस जो दैहिक तरल में उपस्थित है, फ्लूइड के अंदर, हमारा जो फ्लूइडी फॉर्म है उसमें वायरस एज ए पार्टिकल प्रेजेंट है। इसी प्रकार से ये वाली जो प्रतिक्रिया है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये जीवाणु और वायरस के अलावा कवक, प्रोटोजोवन, हेलमिंथ, कैंसर कोशिकाएं और अंग प्रत्यारोपण को नष्ट करने के लिए, अगर असामान्य प्रकार का अंग प्रत्यारोपण कर दिया उसको नष्ट करने के लिए सहायक है। यहाँ इन दोनों के लिए ध्यान रखना है कि जीवाणु यहाँ पर भी लिखा है, जीवाणु और विषाणु, जीवाणु विषाणु यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन इनके लिए याद रखना कि ये अगर किसी भी तरीके से कोशिकाओं के अंदर तक पहुंच जाए, यहां कोशिकाओं के बाहर का मामला है। ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना है। एक चीज तो आपको समझ में आई होगी नोट्स में कि हमने कहानियां नहीं सुनाई आपको, हमने आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन नहीं किया, जोक्स नहीं सुनाए, और यही इस तरह की ऑनलाइन क्लास का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, कारक है, जो आपको इसको ज्वाइन करने के लिए उद्दीप्त करेगा। महत्वपूर्ण ये है कि जब ऑनलाइन क्लास करते हैं तो आपको अधिकतम चीज़ें कम समय में मिलनी चाहिए। जब हम ऑफलाइन क्लास करते हैं तो टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ होता है, जोक्स भी होते हैं, टाइम पास भी होता है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भी होता है, सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीचेस भी होती है। पर इस तरह के जो वीडियोज़ हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है जो पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं।
जिनको लगता है कि हाँ, पढ़ाई नाम की एक चीज़ होती है जिसको कम समय में ज़्यादा सटीकता से किया जाना चाहिए और इस सटीकता को हम बोलते हैं एफिशिएंसी। कितना ज़्यादा सटीकता से, कितना ज़्यादा आउटपुट आपने अपने कम से कम समय में लिया है। तो कोशिश कीजिएगा iGuruji ऐप डाउनलोड करें एक बार तो और उसमें बाकी के जो डेमो वीडियोज़ हैं वो भी देखते जाइएगा।